राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और बढ़ गया है। यानी वंदे मातरम विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान के आरोपों के बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तय किया गया कि पार्टी के कार्यक्रमों में पहले की तरह ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। अक्टूबर 1937 में कोलकाता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों को गाने का संकल्प लिया गया था। संकल्प में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे देश के वरिष्ठ नेताओं ने जो फैसला किया वो उसका पालन करेंगे। कांग्रेस ने इसके लिए 1937 में लिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा ना गाने का फैसला हैरान करने वाला और देश विरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से 2 राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ 2 पैरा वंदे मातरम गाने का फैसला तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया था। आज कांग्रेस उसी पुराने फैसले को फिर लागू कर रही है। देश की जनता को कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बीजेपी इसका जनता के बीच और संसद और विधानसभा में भी जोरदार विरोध करेगी। शाह के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था, यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी, उनके लिए यह राजनीतिक मुद्दा है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। वंदे मातरम पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों? क्या कानून से ऊपर पार्टी का प्रस्ताव हो सकता है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राष्ट्रगीत का अपमान है? वंदे मातरम पर कांग्रेस की अलग राह आखिर क्यों है? सवाल यह भी कि कांग्रेस के फैसले पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला कितना सही है, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। There is no confusion on that. Today, PWC, Congress President categorically told yesterday CP का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया। बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हम डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट whatever the decision they took, we will abide that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। 28 अक्टूबर कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर
बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। क्या हम राष्ट्रीय गीत के उच्चारण के साथ राष्ट्रीय गीत के कितने अंतरे गाए जाएंगे जब एक कानून उसके ऊपर बन चुका है? एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्या इसके साथ हम समझौता कर सकते हैं? आज उन्होंने अगर ये समझौता किया है तो क्या ये उनका मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं दिखाता? क्या देश कांग्रेस पार्टी से बड़ा है कि छोटा है? राष्ट्रीय गीत का उच्चारण कैसे हो, कितने अंतरे उसमें बोले जाएंगे, जो भी कानून बनता है, जो भी संविधान बनता है, वो क्या कांग्रेस पार्टी से, ये कांग्रेस पार्टी को सोचने की बात है कि क्या हम देश से, संविधान से, कानून से हम बड़े हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी है कि हम ही सर्वोपरि, हमारा ही परिवार सर्वोपरि, जो हम कहें वो ही ठीक है, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी राष्ट्र को, राष्ट्र के संविधान को प्राथमिकता नहीं दी। 1947 में बंटवारा हुआ तो नेहरू जी, मुझे प्रधानमंत्री बनना है चाहे देश को दो टुकड़े हों। जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो मुझे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना है, चाहे लाखों करोड़ों लोगों के साथ कितना भी अत्याचार हो, चाहे देश के संविधान की धज्जियां उड़े। लोग सब जानते हैं, अगर इस देश के लिए शहादत दी है तो कांग्रेस के लोगों ने दी है, कांग्रेस के नेताओं ने दी है। हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी आपके सामने, राजीव गांधी जी का आपने देखा। तो इस तरह से जो भी अगर कोई देश का काम आया, ये सब लोग आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की बातें करती है, लोगों को विचलित करने की, गुमराह करने की। लेकिन कांग्रेस के लोग जानते हैं देश की आज़ादी की लड़ाई में जो भाग था वो कांग्रेस का था, वो आज के सत्ता वालों का भी नहीं रहा। 70 साल के बाद वंदे मातरम सदा गाते रहे। 2 स्टैंजा की बात है, वो रविंद्रनाथ टैगोर वर्किंग कमेटी और संविधान सभा ने जो किया ना राष्ट्रगीत, वो है, वो सब मानते हैं हम। एक राष्ट्रगान है जनगण में, और ये राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत जो संविधान सभा ने बनाया उस टाइम, संविधान बनाया उस टाइम अडॉप्ट किया था ये। अब ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट देंगे जिन्होंने जेल काट दी, सारी उम्र गए। चलिए बढ़ते हैं आगे और खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद आज इसी पर होगी चर्चा। बीजेपी से प्रवक्ता हैं राजकुमार कटारिया, बहुत स्वागत है राजकुमार कटारिया जी आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं एडवोकेट गुलशाद अली जी आपका बहुत स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हैं, रजत जी आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जी आपका बहुत स्वागत है। राकेश जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। अब ये सवाल राष्ट्रगीत का है या फिर राजनीतिक नैरेटिव का बन गया है? ये पराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाता है। आप देखिए जिस तरीके से अभी आप ही ने स्टार्टिंग में जैसे विश्लेषण किया था कि आजादी से पहले भी जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर एक CWC की मीटिंग हुई, जिसमें स्वयं महात्मा गांधी जी भी मौजूद थे और उसमें और भी बड़े गद्दावर नेता थे इस पूरे भारत के, उन सभी ने डिसाइड किया था कि वंदे मातरम की इतनी पंक्तियां ही बोली जाएंगी, और वो आज तक बोली जा रही थी। लेकिन आज जो एक कानून बन गया कि वंदे मातरम को पूरा बोला जाएगा, तो
इस चीज का एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम केवल 2 ही पैराग्राफ्स को अपने गाएंगे या अपनी मीटिंग्स के अंदर या जिस तरह से वो चलता आ रहा था वैसा ही चलेगा। तो इस चीज को कहीं ना कहीं देश के मान से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये आज से नहीं हो रहा। पराग जी, ये चीज को समझना पड़ेगा। नंबर 1 कि ये चीज कांग्रेस पार्टी तब से करती आ रही है जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, और उसमें देश के बड़े नेता थे, स्वयं महात्मा गांधी जी भी थे, तो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी भी थे। तो अब जिस तरीके से कानून बन गया है, तो अब इसमें यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को इस देश के कानून का भी पालन करना पड़ेगा। अगर कानून के तहत पूरा बोलना अनिवार्य है तो मैं समझता हूं पूरा बोलना चाहिए, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। एक समिति बनानी चाहिए जिसके अंदर देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हो, विद्वान लोग हो, और बैठ के इस बात का एक निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए। मैं समझता हूं इस तरह की बातों से, इस तरह की कंट्रोवर्सी से और राजनीति खिंचा खिंचाव से कहीं ना कहीं हमारी जो एक मैसेज जाता है एक आम जनता के बीच, तो मैं समझता हूं वो ठीक नहीं जाता। क्योंकि चाहे राष्ट्रीय गीत हो, वो दोनों ही देश के सम्मान के प्रतीक हैं। तो इन चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बैठ के सामंजस्य से, एक समन्वय से एक डिसीजन लेना चाहिए और सभी को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गान में राष्ट्रीय गीत का मैं समझता हूं राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही सरकार को और विपक्ष को बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए। जी पराग जी। ठीक है, गुलशाद अली जी, राष्ट्रगीत पर कांग्रेस की अलग राह क्यों है? आपके चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं है, ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता संग्राम की एक गौरवशाली एक तरह से गाथा है और हमारी ये विरासत भी है। तो अभी 1937 के अंदर हमारे जो कांग्रेस के या ये समझ लीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम के जो कर्णधार थे, सुभाष बोस जी, महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सरदार पटेल जी, और जो भी मतलब एक तरह से इस टाइप के जो कांग्रेस के जो बड़े हमारे दिग्गज नेता थे उस टाइम के, तो उन्होंने 1937 के अंदर एक प्रस्ताव पास किया था कि भाई इसमें जो 2 बाद वाले जो पैरा है उनके बोलने का कोई जरूरी नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है हमारी पार्टी के लिए। क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत इसमें ये है कि वंदे मातरम का मतलब होता है जमीन को नमन करना, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में और एक तरह से भी सिख भाइयों ने भी आज उन्होंने अकाली दल ने भी बयान दिया है कि वो किसी दूसरी चीज की वंदना नहीं करते, सिर्फ एक ईश्वरवाद में यकीन रखते हैं। तो उस बात से अगर कोई बात है तो इसमें दिक्कत है भाई। और दूसरी बात ये अब कांग्रेस को सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अगर आज देखिए देश में हम आजाद है, हम एक तरह से हमारे पास रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर स्टेट है। तो वहां पर सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, और कोई भी चीज ऐसी अब कानून बनाया 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें बताइए कि कौन से कानून के तहत आप सजा का प्रावधान है, मुझे बताइए। मेरे साथी प्रवक्ता जी राजकुमार कटारिया जी बैठे हैं, उसमें अगर कहीं उस कानून के अंदर कहीं पर भी बैठा हो, ऐसी जगह कोई लिखी हुई हो तो वो बता दीजिए। तो कानून का सराहना लीजिए आप। और रही बात प्रोटोकॉल की, हमारी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का, भाजपा का क्या प्रोटोकॉल है, हमारा क्या प्रोटोकॉल है, उसको ये चीज सरकार नहीं निर्धारित करेगी। और दूसरी बात, अभी ये जो कह रहे थे कि भाई तुष्टीकरण नहीं है, देश एक सेक्युलर स्टेट है और भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर एक तरह से कोई भी एक फंडामेंटल कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी को भी प्रोफेस कर सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। और दूसरी बात, रही बात इसमें कि भाई कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का जो योगदान देखिए स्वतंत्रता संग्राम में और बलिदान देखिए, तब पता लगता है कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। और हमें भाजपा और आरएसएस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने आजादी से आज तक अपने नागपुर, जो इनका एक तरह से होम स्टेशन है, इनका एक तरह से ये मुख्यालय है, उस पर तिरंगा नहीं फहराया था। तो ये लोग हमारे से देशभक्ति की बात करते हैं। दूसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोहम्मद अली जिन्ना में 5 स्टेटों में मुस्लिम लीग के साथ में इन्होंने सरकारें बनाई हैं, और इन्हीं के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां जिन्ना की कब्र पर जाकर माथा टेक रहे हैं। तो इनको तो क्या है भाई, वंदना करने की आदत है।
इनका कोई वो नहीं है। ये पाकिस्तान में बताइए कि मनमोहन सिंह की एक भी विजिट हुई, जबकि मनमोहन सिंह भी जो है लाहौर से ही थे, वो भी वही पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री होते हुए कहाँ वहाँ कोई विजिट नहीं की। और इनके जो एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनको देखिए आप, वो भी अभी वहां पर उसके नवाज शरीफ की जो मदर है उसके लिए आम लेकर गए थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पास कराना था अडानी जी का। ठीक है, तो ये लोग क्या है, ये देशभक्ति को तमगा बनाते हैं। ठीक है। और देशभक्ति के नाम पे इन्होंने हमारे देश को एक तरह से F-16 फाइल के माध्यम से इन्होंने एक तरह से ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया है, और देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक कठपुतली बन के रह गया है। ठीक है, और अगर ये लोग दमदार हैं, ओजस्वी ठीक हैं, है। तो आइए संसद में, राहुल गांधी जी वेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आइए, अमित शाह जी बाहर बयान क्यों दे रहे हैं, आइए ना संसद में बहस कीजिए। ठीक है 20 सर, दिन का ठीक 20 है दिन तक गुलशाद जी, संसद अब लौटूंगा में आपसे। ये ठीक है, चल बाकी रहा लोगों को मैं शामिल कर लेता हूँ। रजत जी, राष्ट्रगीत पर, जिस पर अब कानून बन चुका है, क्या किसी राजनीतिक दल को अपना एक अलग प्रोटोकॉल सेट करने की छूट है या हो सकती है? पराग जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं इस डिबेट में। हाँ, राजकुमार कटारिया जी हैं हमारे साथ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो वंदे मातरम है बिना स्क्रीन की तरफ देखे, क्योंकि अब तो ये एक्ट बन गया, तो वो एक बारी पूरा का पूरा बिना पलक झपकाए, बिना कहीं देखे रजत जी, वो अलग पूरे मुद्दा है सर, सेंचुरी विषय का। पर ही आइए, वो छोड़ दीजिए सर, वो अपना निजी किसी का विषय है, किसी विषय को पे आता है, याद है नहीं याद है, उसको छोड़िए ना सर। आप चैलेंज थोड़ा करने आए यहाँ पर किसी से। आप उसको छोड़िए सर प्लीज, आप टॉपिक पर आइए, क्योंकि चर्चा फिर भटक जाएगी सर। राजकुमार जी, राजकुमार जी आ रहा हूं मैं, राजकुमार जी आ रहा हूं, रुकिए सर। सर ऐसे विषयांतर हो जाएंगे, रुक जाइए सर, निजी चर्चा मत करिए प्लीज सर। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, निजी चर्चा मत करिए सर। रजत जी आइए, मुद्दे पर आइए आप। नहीं, वो गा सकते हैं, नहीं गा सकते, मैं सर वो अलग विषय है रजत जी, आप क्यों उसमें पचड़े में पड़ रहे हैं सर? विषयांतर हो जाएंगे, चर्चा नहीं हो पाएगी। मतलब आपका विषयांतर क्यों हो रहे हैं सर? बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लेंगे, आपको भी याद नहीं होंगी, तो रुक जाइए। अब ऐसे मत करिए सर, निजी मत होइए एक दूसरे को लेकर प्लीज। आपका राजकुमार कटारिया जी से कोई निजी दुश्मनी आपकी नहीं है कि अगर उनको याद नहीं है तो उस पर कानून नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता है ना सर। जरूरी नहीं है सबको याद हो सकता है गुलशाद जी को याद हो सकता है, राकेश जी को ना याद हो सकता है, आपको ना याद हो, राजकुमार जी को याद ना हो, और हो सकता है कि आप स्क्रीन लगाकर बैठे हो। तो ये सब क्यों कर रहे हैं सर? रजत जी आज के टॉपिक पर बात करिए, कांग्रेस का जो विषय उस पर प्लीज रहिए सर। पराग जी, मुझे नहीं आता है, मैं इसीलिए भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा लेकर आई है। मैं सर भाजपा ये के विषय नहीं है प्रवक्ता ना से कि अगर बीजेपी के प्रवक्ता को पूरा याद नहीं है तो उस पर कानून नहीं बन सकता और कांग्रेस अपना एक अलग प्रोटोकॉल सेट कर सकती है, ऐसा नहीं है ना। आज के हम जो टॉपिक है उस पर रहिए, आप विषयांतर होंगे, आप निजी हो जाएंगे तो चर्चा डिरेल हो जाएगी सर। आप ऐसा नहीं करते हैं, आप पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं रजत जी, प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। इंडियन पैनल कोड जो है इतने सालों से अंग्रेजों के समय से, क्या सबको सारे सेक्शन रजत जी आपको खुद याद नहीं है तो आप कैसे दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं सर? मत करिए ना, आप आइए मुद्दे पर। आपको ये तो कोई तर्क है ही नहीं, मैं तो एडमिट कर रहा हूं, मैं सुनना। तो सर अगर बीजेपी की सरकार में कानून बनाए तो बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को याद होना चाहिए, ये कहां लिखा है? बिल्कुल होना चाहिए पराग जी। तो रजत जी आप प्लीज टॉपिक पर आइए, अगर आपको चर्चा करनी है तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि आप अगर निजी चर्चा करने आए राजकुमार जी से तो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा उनसे जाके प्लीज। अच्छा सर रोजाना आप रोजाना जुड़ते हैं, आप बहुत अच्छे से पक्ष रखते हैं पार्टी का, लेकिन इस तरह से आप विषयांतर होंगे, निजी हो जाएंगे तो चर्चा कैसे हो पाएगी फिर? चलिए विषय पे ही आते हैं, मैं वैसे विषय पे ही आ रहा था। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 7 नवंबर 1875, इसके ऊपर दो राय भी हैं, कई 1870 की भी बात होती है, लेकिन 1882 में पब्लिश हुआ। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अडॉप्ट किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उस वक्त, और जो इस पोएम को, ये जो पोएम है वंदे मातरम, इस पोएम को नेशनल सॉन्ग के तहत अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और अगर मैं धरती माता को नमन करता हूँ, और धरती माता की इसमें बात थी। निश्चित तौर पर जैसे कि हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, तो भारत की बात करता है, और भारत की बात करता है, और मदरलैंड की बात करता है। ये भी ये कहता है कि आई बो टू यू द मदरलैंड।
लेकिन जो इसके बाद के जो अंतरे हैं उसके अंदर जो है वो दुर्गा माता का, क्योंकि बंगाली है, ये सारा बंगाली में है, बंगाल से रिलेटेड है, तो तो ये आगे जो इसके अंतरे हैं वो दुर्गा माता के बारे में है और उनका उल्लेख करते हैं। क्योंकि हमारे नेशनल एंथम में ऐसा कुछ नहीं है, सभी धर्मों को इक्वल रखा गया है, कोई किसी को प्रोफेस कर सकता है, हमारा संविधान इसकी हमें आजादी देता है, हमारा फंडामेंटल राइट है ये। और कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति की किसी धर्म में आस्था है जिसका अधिकार हमारा कानून देता है हमारे को, तो कहीं ना कहीं ये उसको भी वॉयलेट करते हैं जो बाद के अंतरे हैं। जो मेन डिफरेंस था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, सरदार पटेल जी ने, इन सब ने मिलकर ही ये फैसला लिया था कि पहले दो अंतरे, क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत ना हो, सभी धर्म एक बराबर है, हमारा संविधान इस बात को कहता है, और सभी व्यक्ति आजाद है किसी भी धर्म को पूजने के लिए, ये भी हमारा संविधान कहता है। तो किसी को फोर्स ना किया जाए कि किसी आप अपनी धरती माता को कहिए, 100 बारी करिए धरती माता की जय है, धरती माता को नमन है, ये सभी कर सकते हैं जो भी इस देश के बाशिंदे हैं। मुझे नहीं लगता किसी को भी कहने में कोई दिक्कत है, वंदे भी कहने में किसी को दिक्कत नहीं है, भारत माता की जय कहने में किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर उल्लेख केवल दुर्गा माता का बाद में आ जाता है, और बंगाल में बहुत ज्यादा दुर्गा पूजा होती है, वहां पे इसका वो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चार अंतरे जो बाद के हैं वो इसी वजह से, जो हिस्ट्री बताती है, जो अवेलेबल है डेटा, वो उसको उसके तहत ही बोल रहा हूं मैं, ये अपने कुछ मेरे मन से बना के कुछ नहीं बोल रहा हूं। और क्या रीजन था, वो ये रीजन था, ये जो बाद के अंतरे जो है इनको एक्सक्लूड किया गया था। अब ठीक है, कानून बना दिया गया है, ये एक्ट 1971 का, और भाजपा ने अभी मई 2026 में इसको कानून बनाया है। क्योंकि ये कानून बना दिया गया है और इसी वजह से मेरा एक ही कारण था कि मैं अब, क्योंकि कानून बना दिया आपने, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से इसीलिए सुनना चाह रहा था कि मैं इनसे सीखूं, मैं इनसे ये पूरा का पूरा सही भी बोल पाते हैं, और अगर कुछ गलत बोलते तो मैं वहां टोकता इनको, ठीक है, मैं इनको टोकता कि ये चीज ये ठीक नहीं, क्योंकि बंगाली में भी है, उसको भी मैंने अच्छी तरह सारा का सारा नोट डाउन किया, 10 बारी लिखा, क्योंकि ये कानून बना दिया गया। लेकिन ये अब मैं किसको ये बात हल्की नहीं करता हूं, आप मेरी बातों को इतने जल्दी सिरे से नजरअंदाज मत कीजिए। मेरा इसके ऊपर कहने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है, क्योंकि ये कानून बना दिया गया है, तो जैसे कि नेशनल एंथम है जन गण मन, वैसे ही अब इसको बनाया जाए। तो भाजपा के प्रवक्ताओं को खड़े होकर और चलना नहीं है बीच में, जैसे कि कोई भाजपा के नेता, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो जनगण मन चल रहा था और वो चल रहे थे, विदेश में भी चल रहे थे, रशिया रूस में भी उनको रोका गया, तो अब आपके देश का राष्ट्रगान है तब भी आप चल रहे हो, तो नहीं चलना चाहिए। तो अब अगर बना दिया है तो कम से कम ये दायित्व बनता है इनका कि भाजपा वालों ने बना दिया कानून, तो कम से कम इनको सुनाना चाहिए। और एक जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, चाहे हमारा 15 अगस्त का है या 26 जनवरी है या और भी कोई हमारा राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, तो वहां पर पूरा का पूरा हर एक भाजपा के प्रवक्ताओं को मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा आना चाहिए बिना कहे। ये बात नहीं है पराग जी, ठीक है सर, आपकी बात सही, आपकी बात सही है, आपकी रजत जी आपकी बात सही, ठीक है सर, आपकी बात सही है। राष्ट्रगान को गाते गाते इतने वर्ष हुए, तो मुझे लगता है कि सबको याद होगा। अब राष्ट्रगीत गाएंगे तो हो सकता है राष्ट्रगीत भी याद हो जाए गाते गाते, लेकिन बात यह है सर कि आप जब चैलेंज करते हैं किसी को, तो फिर डिबेट विषयांतर हो जाती है। मेरा सिर्फ इतनी सी आपत्ति थी, आप अगर ये कह के निकल जाते कि हो सकता है राजकुमार कटारिया जी को याद ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर हम समय चर्चा का खराब होता है, इसीलिए मैंने आपको टोका था। 1 मिनट रुकिए पराग जी, ये कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, बड़ा गंभीर विषय। ठीक है, अगर आप देखें सुनिए आप, अगर आप देखें तो बात बोली जाती है देश का विभाजन हुआ, बार बार देश का विभाजन हुआ, बड़ा अजीब सा तर्क दे देते हैं लोग। विभाजन हुआ पंजाब का, मारकाट हुई पंजाब में, पंजाब और बंगाल का, सफर किया पंजाब और बंगाल ने, ठीक है, नहीं होने देना चाहिए था। किसी भी और तरीके से कोई भी
अंग्रेज बैठा है, ठीक उसको है। किस लिए अडॉप्ट किया गया? हम्म। और एक बात सुनिए, और एक ये देखिए पराग जी, मेरे बोले भी को नंबर आएगा भाजपा के आपका। ऐसे वीडियोस भी हैं जेठा जी। जहां राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम तक नहीं आता इन लोगों को। मैं अब सुषमा स्वराज ठीक जी है की सर, चलिए मैं अब आ रहा हूं, पुत्री मैं है, लौट कर आऊंगा, मैं लौट उसके कर अंदर आऊंगा। राजकुमार जी को शामिल कर बांसुरी लेते एक बार, स्वराज, बांसुरी स्वराज है वीडियो फिर मैं में। आ रहा हूं, लौट कर बांसुरी आपके पास आ स्वराज रहा सबको हूं। नहीं आता। राजकुमार जी बोलिए सर, चूंकि गुलशाद जी ने तो ये कहा कि यही होगा, कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव पास कर लिया है और ऐसे ही हम गाएंगे, पूरा नहीं गाएंगे। और रजत जी समर्थन कर रहे हैं, और रजत जी को पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी के इस बात पर है कि अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो फिर राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को पूरा गाना उचित नहीं है देश में। राजकुमार जी। जी आयुष जी, सबसे पहले तो आपको सर भी पराग नमस्कार, हूं मैं, पराग। आपको को भी, और मेरे साथी पंजेटा जी और गुलशाद भाई को भी मेरा नमस्कार, राकेश जी को भी। देखिए सबसे पहले तो मैं साथी प्रवक्ता एनएलडी के बड़े बुद्धिजीवी हैं पंजेटा जी, उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि मैं सर्वज्ञानी होने का दम्भ नहीं भरता, और ना ही कोई हो सकता है और ना होना चाहिए कि आपको जो है सब कुछ आ सकता है। हाँ ये ठीक है, आपने बताई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो सबसे पहले कंटेस्ट हो जाना चाहिए, हो जाएगा। 70 साल जब हमने 2 स्टेंजे को गाए हैं, तो हम सब लोग, आप भी हम भी, जब भी कभी ये गाया जाता तो हम 2 स्टेंजे गाते थे। लेकिन आज जब 6 स्टेंजे हैं, 6 छंद हैं, तो उनको भी जैसे मैन परफेक्ट एक कहावत है, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें जहन में रहेंगी और हम कंठस्थ भी होंगे धीरे धीरे करके। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि कोई ना गा सकता तो फेल हो गया आज की डेट में, और गा जाएगा तो ये पास हो जाएगा। ऐसा इस चीज से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना इस बात से करनी चाहिए, क्या उन 6 स्टेंजों की भावना के साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, इस बात से होना चाहिए। क्या आप उनके मर्म को समझते हैं कि नहीं समझते, उन शब्दों के मर्म को समझते हैं कि नहीं समझते, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। देखिए डिबेट है आज इसके, जो कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है कि हम इनके 2 छंद गाएंगे, 6 नहीं गाएंगे, इस बात की चर्चा है। तो इसकी 2 पृष्ठभूमि है। एक तो हम कि भाई आज कानून बन चुका है, और कानून बनने के बाद संविधान के अनुसार संसद के अंदर कानून पास हुआ है, और उसके अनुसार कांग्रेस के नेता अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनके जो हमारा एक भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो बनता है उसके अनुसार ट्रायल होगा, इस तरीके की चीजें हैं। और एक चीज है कि क्या जो चर्चा गुलशाद जी ने इसके 2 छंद से 6 छंद करने की बात के ऊपर कहा कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, इस बात के ऊपर 2 तरीके की चर्चा है। तो मैं पहले जो गुलशाद भाई ने जो इस बात के ऊपर आपत्ति जताई, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप इस सारी जो ये हमारा वंदे मातरम का जो मर्म है, उसके अंदर अपनी धरती माता की स्तुति की गई है, हमारे जंगल, हमारे खेत, हमारे पर्वत, इन सब चीजों की स्तुति की गई है पहले 2 स्टेंजे में। और उसके बाद जो है हमारी जो ताकत है देश की, माँ दुर्गा की को जहन में रखते हुए उसको, क्योंकि ये जो लिखने वाला था बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने लिखा इनको, और ये ठीक है कि ये इसका जो संदर्भ है वो बंगाल के आसपास की के भावनाओं को लेकर के हुआ, लेकिन जब आगे बढ़े तो ये पूरे देश के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमें आजादी देने की लड़ाई लड़ी, चाहे वो भगत सिंह जी हो, राजगुरु जी हो, चाहे जो है सुखदेव हो, असफकुल्ला खां हो, तो ये सब ने इस गीत को पूरी तन्मयता से आत्मसात किया, गाया और लोगों के अंदर लेके गए। और ये देश के अंदर आजादी के नारे का जिस तरीके से इनकलाब जिंदाबाद हम लगाते हैं, उसी तरीके से तत्कालीन समाज में वंदे मातरम का गायन हुआ और ये विरोध स्वरूप हुआ। और अंग्रेजों को इससे इतनी चीड़ थी कि इनके गाने वालों के ऊपर जो है कोड़े तक लगाए गए। ये इतिहास में दर्ज है कि जब कहीं प्रोटेस्ट में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको गाया तो उसका विरोध से इतना चिढ़ चुके थे ये अंग्रेज कि उन्होंने जो है इसको
इसको कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आजादी का, इनकलाब का एक नारा बन गया था। और उसी को करते हुए इन्होंने इसकी भावना को डिमीन करने के लिए जो हमारे को फाड़ो और राज करो की जो नीति के अनुसार चलते हुए कुछ वर्ग में इसको उकसाया कि भाई ये आपकी भावनाओं को आहत करता है, तो वो सारा का सारा मामला था। लेकिन मैं एक बात गुलसाद जी से करना चाहता हूं, आप जब कभी अपनी मां के पांव छूते हैं तो या अपनी मां को याद करते हैं तो मां की सकल सूरत आपके सामने आती है कि मैं अपनी मां का नमन कर रहा हूं। घर के अंदर भी, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे जैन समाज हो, कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे पूरे दुनिया के अंदर किसी भी जगह का हो, कोई भी आदमी जब अपनी मां की स्तुति करता है तो उसकी सूरत जो है उसके अनुसार, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके सामने आती है। हाँ, ये ठीक है कि इनको जो लिखने वाले थे वो हिंदू थे, तो उन्होंने उसको जो है जैन में अपनी मां दुर्गा को लिया, लेकिन भावना क्या है? भावना धरती मां को की स्तुति करने का है, धरती मां का गान करने का है और गौरवान्वित होने का है इसके अंदर भाव में कि हम तुम्हें पूजते रहे, तुम्हारी शक्ति को पूजते रहे, और जो है तुम्हें, मतलब इस तरीके से अपने मां की स्तुति की गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे धर्म वाला आदमी की जो है ना उसकी हम आज इस वंदे मातरम गीत से अपनी धरती मां को नमन कर रहे हैं, धरती मां को याद कर रहे हैं, धरती मां की स्तुति कर रहे हैं। तो इसको धर्म से जोड़ना मैं समझता हूं कि ये छोटी मानसिकता है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धर्म को लेकर के राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की है, चाहे सावानो केस के अंदर कोई बात हो, इनको अच्छे से पता है सावानो केस में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला आया था तो दोबारा से कानून बना करके और जो है उससे बच के निकलने की कोशिश की। इनका तुष्टीकरण जिस तरीके से 1956 के अंदर जो है ना वो कानून हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आ गया और हिंदुओं का एक यूनिफाइड कोड आ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून बनाने में क्या दिक्कत थी? वो कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि भाई मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम साथियों की तुष्टीकरण करके और उनकी वोट लेने का काम कि हम तुम्हारे देश के अंदर तुम्हारे खैर को आए। मैं समझता हूं इस गीत से जिन लोगों को आपत्ति थी उन्होंने अपना देश अलग से पाकिस्तान नाम से बना लिया है, लेकिन आज का जो मुस्लिम समाज है मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर उनको अपनी धरती की, अपनी धरती मां की स्तुति करने में कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। ये कोई मूर्ति पूजा नहीं है, ये अपनी धरती मां की पूजा है और वो बड़ी तन्मयता से करते हैं। हमेशा हमने देखा है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, जब वंदे मातरम करता है तो अपनी धरती मां को याद करता है। और ये किसी मूर्ति पूजा से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अपनी छोटी मानसिकता को दिखा करके ये दिखा रही है कि हम किस तरीके से जो है मुस्लिमों की वोट ले ले। यही एक खेल चल रहा है। मैं समझता हूं कि जनता के सामने जब हम जाएंगे, और मैं ये समझाने की बात है कि ये किसी दल का और उसका काम नहीं है, ये देश की बात है, देश के गौरव की बात है। जो अधिनियम बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026, इसके अंदर सीधा सीधा ये है, अगर आप वंदे मातरम के दौरान आप जो है इसकी सम्मान में नहीं खड़े होंगे, ठीक है, तो आपके खिलाफ ट्रायल चला जाएगा। सर, बात अब सम्मान की नहीं है ना, बात सिर्फ सम्मान किया इसमें। ठीक है सर, ठीक है सर, राजकुमार जी, का अपमान ठीक है करना चाहती है, ठीक है, तो वो करे, वो भुगतेंगे। मैं समझता हूं कि देश के अंदर कोई भी देश को मानने वाला व्यक्ति, संविधान को मानने वाला व्यक्ति, संसद की गरिमा को मानने वाला व्यक्ति इसका अपमान नहीं करेगा, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है सर। राकेश कुमार जी, लेकिन सवाल सिर्फ अपमान और व्यवधान उत्पन्न करने की थोड़ी ना है, सवाल तो यहाँ फिर ये है ना कि पूरा नहीं गाना है। देखिए पराग जी, इसमें कुछ कानूनी रूप भी हैं। हाँ। अब कुछ कानून के अंदर के जिस तरीके से ये कानून बना, एक नियम बने, तो जिस तरीके से राष्ट्रीय गान के पास, राष्ट्रीय जो हमारा गान है उसके अंदर जो नियम फॉलो होते हैं वही अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में होंगे। इसमें सजा का प्रावधान भी है। अगर कोई खलल डालता है या वंदे मातरम गीत के बीच में उसको रोकने की कोशिश करता है तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। अब इसमें 6 छंद हैं,
उन 6 छंद को गाने या किसी धुन में बजाने की समय अवधि भी तय की गई है। वो 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास की अवधि तय की गई है। लेकिन जो मुद्दा है, मुद्दा देखिए ये नहीं है कि वंदे मातरम को वो गाने से मना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि देश में जिस तरीके से सीएडब्ल्यू सेल की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें बड़े बड़े देश के नेता थे, खुद राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी थे, वो कह रहे हैं कि उस समय 2 छंद के लिए बोला गया था, हम 2 छंद ही गाएंगे। अब कानून बन गया है कि भाई 6 छंद गाने हैं। तो अगर हम कानून के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, तो जब देश में कोई कानून बन जाता है तो वो किसी पार्टी की, किसी कमेटी की, किसी निजी आदमी की सोच से ऊपर होता है, क्योंकि कानून हमारे देश के संविधान की ताकत के द्वारा बनता है, संसद में बनता है और वो बन चुका। तो अब उसको मैं समझता हूं सभी को उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से 2 छंद की बात हो रही है या 6 छंद टोटल हैं वंदे मातरम में, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। देखिए, किसी की वोकैबुलरी ठीक नहीं है। जब हम वंदे मातरम का गीत गाते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स भी हैं। तो स्कूल के अंदर भी हम देखेंगे कि बच्चों को पहले उसको सिखाया जाएगा पूरा, ताकि बच्चे रेगुलर बोल सकें। जैसे कि राष्ट्रीय गान जो है वो एक देश का राष्ट्रीय गान है, सब गाते हैं। तो इसमें मैं समझता हूं किसी पे थोपा ना जाए। हाँ, राष्ट्रीय गीत हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, उसको सबको आना चाहिए, सबको गाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी भी 12 साल से अधिक का समय हो गया केंद्र सरकार में आए हुए, लेकिन ये भी 12 साल बाद राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान के बराबर लाने का जो बिल है अब पास किया है। तो हम देखें कि 12 साल तक तो अब भी केवल 2 छंद ही या राष्ट्रीय गीत को के बराबर का सम्मान अभी तक नहीं मिला था, बट अब मिला है। तो इसको बैठ के मैं समझता हूं ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस देश के अंदर सबसे पहले राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता। तो हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके इसका समाधान करना चाहिए। इस मुद्दे को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हमारे देश के जो ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको शिक्षा ज्यादा नहीं मिली हुई है, तो आप देखिए वो कहीं ना कहीं इस तरह की जब लड़ाई होती है संसद में या संसद के बाहर बड़े बड़े पॉलिटिकल मंचों से बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, तो उसका गलत मैसेज भी जाता है। मैं समझता हूं हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए भारत का सम्मान सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी विदेश में जाएं पराग जी, हमारे भारतीय हर एक ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्री में है। हम किसी भी देश में कहीं पर भी खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाएं, कोई भी देश हमें मना नहीं करता, चाहे वो अमेरिका हो, वो कनाडा हो, वो यूनाइटेड किंगडम हो, वो पूरा यूरोप हो, वो जापान हो, वो जर्मनी हो, कोई भी कंट्री मना नहीं करती। तो हमारे राष्ट्र गीत का हर जगह सम्मान है। और ऐसे ही एक फ्रीडम होती है कि हमारे देश में भी अगर कोई विदेशी नागरिक आके अपनी जगह पर अगर अपने देश का कोई गाना बजाता है तो उसको भी आजादी है। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की लड़ाई में पॉलिटिकल लड़ाई है ये, इसको एक बहुत बड़ा इशू नहीं देना चाहिए। हम सबको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए और इसमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि ये मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय भक्ति से जुड़े ना, केवल राष्ट्र के सम्मान तक रहे, क्योंकि राष्ट्र का सम्मान सबको करना चाहिए। जी पराग जी। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में रखिएगा, फिर मैं आ रहा हूँ गुलजार जी। जवाब देना चाह रहा था, हाँ, अगर आप बोलिए बोलिए। 12 साल हो गए सरकार के, इस बात के ऊपर सवाल राकेश जी ने उठाया कि अभी क्यों। मैं बताना चाहता हूं मेरे बुद्धिजीवी साथी से कि जब देश ये 1875 में ये हुआ, ये गीत बना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब 50 वर्ष हुए तो देश गुलाम था, समय काल परिस्थिति हमारे खिलाफ थी। और 100 साल हुए, जब 100 साल हुए तो 1975 के अंदर आपातकाल लगा हुआ था। कांग्रेस ने इस देश को जो है आपातकाल में धकेल रखा था। और आज 150, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही और अब 12 साल से अब भी बीजेपी की सरकार है, तो ये पहले भी लाया जा सकता था। 150वीं जयंती का समारोह हमारा इस गीत के 150 वर्ष होने पे हमने ये किया है कि 150 वर्ष की वर्षगांठ को
हम इस तरीके से मनाएं कि देश गौरव महसूस करे कि हमने जो उस गुलामी वाली देश तो गौरव महसूस कर रहा है, देश ने इतनी तरक्की की है, देश काल को नहीं गौरव महसूस करेगा। 1937 मैंने कहा राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जो राष्ट्र का धर्म नहीं कर रहा। हमारे पे कांग्रेस ये जो है हमारा देश जो है वो गुलाम था 1937 में, समय काल परिस्थिति के खिलाफ थी। आज वो नहीं है, आज देश में दुनिया के अंदर देश का गौरव बढ़ा है, आज हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है सर। इसलिए मैं समझता हूं कि देश के गौरव को लौटाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, बड़े सम्मान पूर्वक मैं आपकी इज्जत करते हुए कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि जो भारत में जन्म लिया है वो भारत का हिंदुस्तानी है। हर एक भारतीय को सबसे पहले राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, राष्ट्र के हित में कोई भी चीज हो वो करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मेरा एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन ये था कि 150 साल तो ठीक थे, पालना करें, राष्ट्र धर्म यही है। ठीक है सर, संसद ने कानून पास कर चलिए ठीक है राजकुमार जी, मैं ठीक है सर, राजकुमार जी और राकेश जी होगा वो करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं दोबारा बड़ी मजबूती से कहूंगा पराग जी कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना किया जाए। कानून बन गया, जो नहीं पालन करेगा उसके खिलाफ एज पर दी प्रोविजन, एज पर दी एक्ट उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए राजनीति के अंदर। ठीक है, अगर कोई वंदे मातरम के अंदर खलल डालता है, रोक लगाता है, अगर वंदे मातरम को गाने में कोई दुविधा उत्पन्न करता है तो एज पर दी प्रोविजन उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, पुलिस अपना काम करेगी, उसके खिलाफ FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, गुलशाद अली जी, फिर आ रहा हूं रजत जी आपके पास। गुलशाद जी, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, राजकुमार जी कह रहे हैं इस पर। देखिए, राजकुमार कटारिया जी, मेरे भाई ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो देश की आजादी के इतने बड़े बड़े एक तरह से दिग्गज नेता, रविंद्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रीय कवि थे, सरदार पटेल जी लौह पुरुष थे, सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने कि आजाद हिंद फौज बनाई, अपने दम पर एक तरह से उन्होंने एक युद्ध लड़ा। और दूसरी बात, महात्मा गांधी जिसके नाम से इंडिया जाना जाता है। आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी कितना भी बड़ा अपना आपको लीडर मानते हो, लेकिन वो बात जाकर ये बोलते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। तो हम गांधीयन लोग हैं, और हमने अगर उन्होंने इस चीज को गलत माना है, 1937 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया है, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं इस बारे में। और फिर भी अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमने 2026 में एक कानून बनाया है, तो ये हमारे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। संविधान ने हमें 7 फंडामेंटल जो राइट हमें दिए हैं, हम किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, अपना सकते हैं, और हम अपने धर्म को ही फॉलो करेंगे। दुर्गा इज नॉट आवर के नाम डिटी, दुर्गा हमारी माँ एक तरह से देवी थोड़ी है कि दुर्गा को हम फॉलो करेंगे। और अगर इसमें कोई गलती हुई है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए, ना कि CWC में बैठ के कहना कि भाई हम कानून को नहीं मानेंगे। मेरा ये कहना तो कानून हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल आप तय करोगे या नरेंद्र मोदी करेगा? राजकुमार जी आप बताइए ना, हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है। अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंज हुआ है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए, मेरा मानना ये। देखो कांग्रेस पार्टी इसका उल्लंघन कर रही है, आप जाइए कोर्ट में, हम क्यों जाएंगे? हमने तो कर दिया है। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस या कोई और या कोई थर्ड पर्सन जो भी इसको नहीं मानेगा, वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार ट्रायल फेस करेगा। मेरा संसद में कानून बना है। अगर आपको लगता है कि कानून जो है वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। ये आप रिप्लाई थोड़ा बाद में दीजिए। और रही बात भारत की मिट्टी को नमन करने की, हर अच्छा मुसलमान 5 टाइम इस जमीन पे सजदा करता है, और हम मरने के बाद भी इस जमीन में दफन होते हैं। तो हमें तुम्हें राष्ट्र भक्ति का या देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, बिल्कुल नहीं मांग रहे हम। इस देश की मिट्टी को हमने कितना खून दिया ये आप लोगों को नहीं पता है। अभी देखिए आप पुलवामा हमले, आपसे कोई सबूत नहीं मांग रहा कि देशभक्ति का सबूत दीजिए, कोई नहीं मांग रहा। जनरल हिलाल, राफेल को उड़ाने वाले कौन लोग थे? हम सिर्फ ये करें कि आप देश के कानून को मानिए, बस। इससे क्या उनकी देशभक्ति कम होगी? और आप लोग देखिए ना, आपने 80 साल तक आपने उस पर RSS के नागपुर मुख्यालय पर झंडा नहीं फिरा, तिरंगा। आप तो आज भगवा को मानते हो, देश का झंडा। तो आप लोग अगर इस बारे में बात करते हो तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग तो देशभक्ति के और एक तरह सावर के फॉलोवर, आप लोग तो माफी भी जितने अभी सावरकर के पोस्टर में मुंबई हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है। ठीक है, चलिए मैं रजत जी के पास चल रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों थोड़ा सा रुकिए। ठीक है सर, गुलशाद जी और राजकुमार जी, ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है। देश को बनाया हमने, ठीक है गुलशन हमने जी। पीएसयू बनाए, ठीक हमने है IIM गुलशन बनाए, जी। IIT बनाई, और आप लोग हमारे साथ मुकाबला करोगे, ठीक है। आप लोग कांग्रेस का प्रोटोकॉल तय करोगे। ठीक है सर। नेवर। ठीक ये है, बात मन में से निकाल ठीक है दीजिए आप रजत अपनी जी। भाजपा से। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रजत जी। देखिए पराग जी, जो मैं कहता हूं मैं सिर्फ वो ही कहता हूं, और मैं जितना कहता हूं और बहुत सोच समझ के कहता हूं। आपने जब भाजपा के प्रवक्ता के पास गए तो आपने मेरा नाम लेकर ये कहा कि मैं इस समर्थन शब्द का इस्तेमाल किया। तो मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया था कि बाकी 4 पंक्तियों में क्या क्या था, जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने वही रखे। तो आप भी, समर्थन आपने लेवल की- आखिर में भी तो ये बात कही थी ना, जो देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है वही मैंने आपने आखिर आपको- में कहा था, तो आपका समर्थन ही मैंने हुआ आपको- ना सर। हाँ चलो, अब मैं आपसे बहस नहीं करता क्योंकि समय कम रह गया है। मैंने आपको संविधान का हवाला देकर कहा था। मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई भी किसी भी उसको रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपगेट भी कर सकता है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर एक्शन देने की। तो एक्शन तो सुषमा स्वराज जी की पुत्री बांसुरी स्वराज जी और बहुत से जितने भी वहां भाजपा के पदाधिकारी थे, वो राष्ट्रीय गान भी नहीं ढंग से गा पाए थे, और वो बीच में से, जब आपको सीधा खड़े रहना पड़ता है टेंशन पोजीशन में, और वो बीच में से चली गई। उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात, क्या एक राष्ट्र, हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो कम पड़ रहा था या उसमें कोई कमी थी? तीसरी बात आती है कि ये सारा का सारा इशू क्योंकि बंगाल से जुड़ गया है, और हम गाय को अपनी माता मानते हैं, लेकिन बंगाल के तो कुछ भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि 14 साल के बाद उस गाय को काट के खा सकते हैं। 14 साल की उम्र के बाद एक भाजपा के प्रवक्ता ये भी कह रहे थे कि एक दूसरी नस्ल की गाय है, उसको भी काट के खा सकते हैं। गाय तो हमारी माता है। ये फिर कहते हैं, कोई कहता है कि कोई, कर मेरे लेके को जा बड़ा रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट मुझे बात समझ बोलिए, में नहीं कोई आई कहता है कि देखिए कोई गांधी को बाप मानता है, जी, आप इतने कोई बुद्धिजीवी अंधभक्त हैं, मोदी जी को बाप मानते विषयांतर हैं। ना हो। वो अगर गाय के ऊपर किसी दिन अरे एक बात मिनट करनी है आप तो चुप उस पर रहिए। चर्चा रख अरे लीजिए। कटारिया जी चुप रहिए, कटारिया जी चुप रहिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ। कोई गांधी जी को बाप मानता है, कोई अंधभक्त जो है वो मोदी जी को बाप मानते हैं, मोदी जी इजराइल को बाप मानते हैं। हम इनमें से किसी को बाप नहीं मानते, हम अपने बाप को ही बाप मानते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पर ये बात हो रही थी कि ये अब बना दिया है, कटारिया जी खुद कह रहे थे कोर्ट में चले जाओ। मैं आपको ये बता दूं, कोई भी ऐसा कानून नल एंड वॉइड होता है जो कि हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है या उसके इनकंसिस्टेंट है, वो हिस्सा उसमें से निकलता ही है, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू में जाए। और बिल्कुल निश्चित तौर पे 100% हमारा कानून ये अंडर आर्टिकल 13 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट को, क्योंकि ये हिस्सा मैं पहले वक्तव्य में बोल चुका हूं कि कोई भी वॉयलेट करे हमारे फंडामेंटल राइट को तो ऐसा कानून नल एंड वॉइड होता है, डिक्लेयर भी होता है। और जो इफेक्टेड पर्सन है, चाहे उसमें सिख हो, ना तो सिख मानने को तैयार है। अब पंजाब में इलेक्शन आ चुका है, या तो बंगाल को पकड़ के बैठे रहो या फिर पंजाब में सारे के सारे सिखों की भावनाओं को आहत करो। फिर क्रिश्चियंस हैं इसके अंदर आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, कोई भी इफेक्टेड पर्सन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 226 हेबियस कॉर्पस दाखिल कर सकता है, रिट दाखिल कर सकता है, और ये कानूनी पूरा वैलिड है। और मैं आपको बताऊं, ये संविधान जो लिखा हुआ है पहले से, जिसको आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप बदल नहीं सकते। तो अब आप ये जो आपने बनाया है, पहली बात तो आपको मुझे लगता है ये खुद ही जुडिशियल रिव्यू में भेज देना चाहिए। ठीक है, मैं तो अपनी बात में ठीक है सर, एक फाइनल रिएक्शन में राजकुमार जी से ले लेता हूं क्योंकि अब समय खत्म हो गया है। राजकुमार जी बहुत संक्षिप्त में आइए, और वही जो सवाल आपके ऊपर दागे गए उन्हीं का बहुत संक्षिप्त में प्लीज जवाब दीजिएगा। इधर देखिए पराग जी, इस बहस को भाजपा बनाम कांग्रेस बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैं मानता हूं कि यह बहस है राष्ट्रीय सम्मान बनाम राजनीतिक सुविधा। ये सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों का कोई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान बना रहना चाहिए। वंदे मातरम किसी दल की बपोती नहीं है, ये सबको मानना चाहिए। और इसमें जो बदलाव हुआ है वो देश के गौरव को बढ़ाने के लिए हुआ है और देश की मिट्टी को
नमन करने के लिए बच्चों में वो भावनाएं आए कि वो जो है देश की जो है इस भावना को और आगे अपने ठीक अंदर है। आत्मसात ठीक करें। है, ये ठीक है। भाजपा वर्षित कांग्रेस नहीं है। ठीक है सर। अगर कांग्रेस को अपनी तुष्टीकरण की वजह से, नीति की वजह से अगर इसमें कोई आपत्ति लग रही है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के इसकी कानूनी लड़ाई लड़िए। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो ठीक है, वो रास्ता है, लेकिन ये रास्ता नहीं है कि ठीक है CWC सर। में बैठ करके चलिए। आप कांग्रेस की बैठक ठीक में है। बैठ करके कहे कि कानून को नहीं मानेंगे। ठीक है। उसका मनवाने का तरीका ठीक कानून है सर। के संविधान के अनुसार है हाँ। और उसमें ट्रायल चलेगा और सजा होगी। बस, ठीक है सर। मेरा चलिए, इतना कहना है। समय भी मुझे इतनी इजाजत दे